तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा आप लोग बताओ, मुझे रिकॉल करवाइए। क्या क्या पढ़ा बताइए। हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे मतलब मेल का पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर फीमेल के बारे में पढ़ लिया। फीमेल के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा इनिशिएट किया था, और हम लोगों ने गैमेटोचेरी। ओवरी के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ रखा है। क्या याद है कि नहीं यार? हाँ सर, याद है। तो उसमें हम लोगों ने बात किया था आपके पास कि अच्छा अपना प्लांट वाला है, तो प्लांट वाला आप लोगों ने टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं क्या? एक तरफ हम लोगों ने बात किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ बात किया था, एपिडिडाइमिस था, हाँ के ना, टेस्टिस का हिस्टोलॉजी किया था। फिर हम लोगों ने मेल जर्म सेल के बारे में बात किया था, उसी तरीके से फीमेल जर्म सेल भी होगा। किसी का काम होता है स्टोरेज करना, किसी का काम होता है मूवमेंट करवाना। फिर हम लोगों ने कुछ बात किया था कि सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होगा, कि SRY जीन होती है जो कि कौन से होते हैं, वाई क्रोमोसोम पे, हाँ कि ना, सेक्स डिटरमिनेट रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, जो कि क्या करता है, उस बेबी का सेक्स को डिटरमाइन करता है। जहां से हम लोगों ने ये कहा था कि अगर वाई क्रोमोसोम होगा तो दैट विल बी मेल और फीमेल। मेल। हाँ, मेल। न फीमेल होता है, मेल होता पक्का ना? हाँ, तो वाई होने, वाई पर क्या होती है, SRY जीन होती है, दैट इज द सेक्स, क्या था वो, SRY जीन का मतलब क्या है, SRY तो जीन का कुछ मतलब सेक्स डिटरमाइनिंग जीन है ना। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, समझा क्या? दैट विल डिटरमाइन, अगर होगा तो मेल से रिलेटेड सारा चीज का डेवलपमेंट होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मेल से रिलेटेड सारे, देखो हम लोगों ने ये बात किया था, जो गोनेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बाई पोटेंशियल होते हैं। कैसे होते हैं? बाय पोटेंशियल। बाई बाइपोटेंशियल। पोटेंशियल। मतलब ये डिपेंड उस पर करेगा कि वाई है या एक्स है। एक तो एक्स कॉमन रहेगा, हाँ एक्स तो कॉमन रहेगा, जो कि फीमेल से आते हैं, हाँ कि ना? और हाँ सर। इसी से रिलेटेड आप लोग पढ़ने वाले हो ह्यूमन जेनेटिक्स में, दैट इज द पेडिग्री एनालिसिस में। वहां पर आप लोग एक्स लिंक्ड डिजीज पढ़ोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। विद द हेल्प ऑफ सम क्लूज वी कैन नो कि किसी फैमिलीज में, किसी जनरेशन में कौन सी डिजीज प्रेजेंट है, या उसके आने वाले ऑफस्प्रिंग में, या उनके प्रीवियस जनरेशन में किस तरीके के डिजीज थे, या आने वाले पॉसिबिलिटीज क्या हैं। जैसे बोर्ड वाले बच्चों ने पढ़ा है कि आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, सेक्स लिंक डोमिनेंट होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, उस तरीके से ऑटोसोमल रिसेसिव भी होता है, और कुछ वाई लिंक भी होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाई, मतलब मेल्स आर अफेक्टेड, हाँ कि ना? जहाँ पे एक्स लिंक्ड होगा वहाँ पे मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड होंगे। कुछ रिसेसिव होते हैं, कुछ डोमिनेंट होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है कि यहाँ पर अगर वाई आया तो क्या होगा, वाई से रिलेटेड सारा चीज का डेवलपमेंट होगा, और फीमेल के सारी चीज का डी जनरेशन होगा, हाँ कि ना? हाँ इसी सर। तरीके से अगर वाई नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, फीमेल से रिलेटेड सारा चीज का डेवलपमेंट होगा। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स इन मेल एंड फीमेल्स, तो इस तरीके से इनका डेवलपमेंट होगा, और इनसे जो मेल से रिलेटेड है उनसे उनका क्या होगा, डी जनरेशन, मतलब रीग्रेशन होगा, हाँ कि ना? और ये पॉसिबिलिटी है कि इनका रीग्रेशन पार्ट किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जैसे हम लोगों ने बात किया था अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस, अगर वाई नहीं है, सिर्फ और एक्स एक्स है, तो जो मेल के पार्ट्स का जो रेमनेंट होती है वो किसमें, कहाँ मिलती है, अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस में। ये याद है कि नहीं आप लोगों को? तो हम लोगों ने फिर बात किया स्पर्मेटोजेनेसिस, जहाँ पे हम लोगों ने ये कहा कि सर स्पर्मेटोजेनेसिस वो होती है जहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ये बेसिकली डिप्लॉयड सेल से बनना शुरू होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल बोलते हैं, या फिर गैमीट मदर सेल बोलते हैं। एंड दीज प्राइमोर्डियल जर्म सेल या मेल गैमीट सेल या गैमीट मदर सेल, इट में भी फीमेल के भी सेम चीज होगी और मेल में भी सेम चीज होगा। और गैमीट्स का आप लोगों ने पढ़ा है कि मियोसिस ये दो स्टेज में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो हम लोगों ने बात किया था कि मेल्स में जो फॉर्मेशन होती है गैमेट्स की, ये कब होती है, प्यूबर्टी के शुरू होने, जैसे प्यूबर्टी शुरू होती है मींस 10 to 12 और 13 इयर्स में। अब डिपेंड करता है ना, किसी पे अर्ली होता है, किसी पे एक प्रॉपर टाइम होता है, किसी में लेट में होता है, हाँ कि ना? हाँ सर। तो वहां पर गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी प्यूबर्टी के बाद। लेकिन फीमेल्स में क्या होती है, जब वो अपने मदर के अंदर ही रहती है,
उसके अंदर एग्स की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। बर्थ के बाद कोई भी नंबर ऑफ एग्स एडिशन नो भी कोई भी एक एक्स्ट्रा एग भी नहीं बढ़ता। मतलब अपने लाइफ साइकिल में, अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में जितने भी उनके पास एग उनको प्रोड्यूस करना है वो बर्थ से पहले सारा का सारा फॉर्म कर लेगा। बात समझ में आई क्या? तो वहां पर बनते थे आपके पास इन केस ऑफ मेल, इन केस ऑफ मेल 1 से 4 बनते थे, हाँ कि ना? यहां पर क्या बनेगा? 1 से 1 ही बनेगा। 1 से, अरे बोलो ना, 1 से क्या बनेगा? एक ही बनना। अब बोलोगे सर ऐसा आपने कैसे कह दिया? तो बनते तो 2 हैं, बनते तो हर स्टेप पे 2 हैं। जैसे यहाँ पे 1 से 4 डायरेक्ट नहीं बनते, पहले 1 से 2 बनते हैं, फिर ये इनमें से अलग अलग सेल, मान लो कुछ इस तरीके से, ये पहला सेल है, इससे ये 2 बना, इससे क्या बना? ये 2 बना, फिर इससे ये 2 बनेगा, तो टोटल हो गया ना 4। इसलिए बोलते हैं ये वाला एक सेल से ये 4 बनते हैं। वहीं पर फीमेल में क्या होता है? एक सेल होती है, ठीक है, उससे 2 बना, आगे ना? तो जो पहला वाला होता है वो बहुत बड़ा होता है इन केस ऑफ इन रिलेटेड टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में, मतलब अगर परसेंटेज देखा जाए साइटोप्लाज्म में, तो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म ये ले लेता है क्योंकि इनको अंडा बनाना होता है। अच्छा, एक एग का प्रोडक्शन क्यों होता है? क्योंकि वी आर द ह्यूमंस एंड वी आर द विविपेरस, हाँ कि ना? हम लोग कौन से हैं? अपना ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा के अंदर आते हैं हम लोग ना, प्राइमेट्स, याद है कि नहीं? याद है। हाँ, प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। और एट अ टाइम 1 बेबी का प्रोडक्शन और हेल्दी बेबी हो, इसलिए अपने अंदर ऐसा होता है। बात समझ में आ रही क्या? इसलिए हमें एक ही एक की जरूरत पड़ती है। और दूसरा वाला क्या होता है? पोलर बॉडी के फॉर्म में रिलीज होता है। पोलर बॉडी बनती इसलिए है, आप सवाल ये भी पूछ सकते हो कि सर जब इनकी जरूरत ही नहीं है तो बनती क्यों है? तो आंसर क्या दोगे आप? क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करना। क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करना। अगर ऐसा ना होता तो इसके पास 2n होती, फिर उधर से एक n मिलता, तो ये 3n होती ना, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। हमको अपने को ऐसा नहीं करना है। वी आर द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, वी आर द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, सो वी हैव टू so we have this kind of phenomena and this kind of mechanism। तो ये वाला हो जाएगा डिजेनरेट। सर ये वाला फिर फर्दर डेवलप करेगा, हाँ कि ना? तो इससे क्या बनेगा? 2 बनेगा और दूसरा वाला छोटा बनेगा, इसको बोलेंगे सेकंड पोलर बॉडी, इसको बोलेंगे पहला पोलर बॉडी। पहला पोलर बॉडी कब बनेगा, कब रिलीज होगा? ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। पहला पोलर बॉडी कब होगा? अच्छा, इससे पहले ये डिवेलप हो रहा होता है, इससे पहले ये डिवेलप हो रहा होता है, किसी स्टेज में आके वो अरेस्ट हो जाता है। डिप्लोटीन के प्रोफेज 1 में क्या होता है? वो अरेस्ट हो जाता है। इसीलिए जैसे ओव्यूलेशन के जस्ट पहले, मतलब जो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें इन जनरली वो जो भी साइकिल होता है उनके मिड डेज में एग का रिलीज होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। मान लो 28 डेज का पीरियड है, ऑन एन एवरेज कितनी होती है? 21 डेज का, लेकिन ये साइकिल मिनिमम 21 डेज का हो सकता है, मैक्सिमम 42, लेकिन जनरली ये 21 से 35 तक लाई करता है। कभी कभी केस में ये 42 तक भी पहुंच सकता है, हाँ कि ना? लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जो हायर फीमेल्स में ये जो 21, 22, 23 इस तरीके से होती रहती है। क्लियर है क्या? 30 के पार, 30 के उस पार ये बहुत कम ही जाते हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि 35 डेज का भी हो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? मतलब कंप्लीटली फ्रॉम ब्लीडिंग टू, फ्रॉम फर्स्ट ब्लीडिंग, मतलब कि एक जो अपने पास प्रीवियस ब्लीडिंग टू नेक्स्ट ब्लीडिंग आने वाला है, वो इनका इसी के हम लोग गैप को क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइकिल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो यहाँ पर एक टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर 1 से 2 बनेगा, फिर 2 से क्या बनेगा? ये वाला, एंड इसको हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या था? प्राइमरी oocyte, दिस इज द सेकेंडरी oocyte। हम बोलते हैं ना कि सर ओवम का रिलीज हो रहा है, एक्चुअली ये ओवम कहना सही है नहीं, क्योंकि ओवम कब होता है? जब उनका कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होता है। नहीं, कंप्लीट, अगर मियोसिस कंप्लीट होगा तभी ना उसको बोलेंगे oocyte। हाँ, यहाँ पे तो मेल के केस में तो कंप्लीट डिवीजन हो रही है, लेकिन यहाँ पर होती नहीं है। अच्छा, हम लोग ओवम कब बोलेंगे? जब इसकी स्पर्म से मुलाकात हो जाएगी। बात समझ में आ रही क्या? यस सर। थोड़ा सा देखते हैं नोट्स में क्या है अपने पास। तो आप लोग टॉपिक लिखिए oogenesis। आप लोग को यही तो पढ़ना था ना अभी।
हाँ सर। टॉपिक लिखवाया था क्या वाला मैंने पहले? नहीं, लिखवाया होगा ना कि हमको ये नेक्स्ट में ये पढ़ना है। आपने खाली स्पर्मेटोजेनेसिस करवाया था, उसके बाद तो oogenesis है। स्पर्मेटोजेनेसिस, लेट मी चेक। अच्छा, लास्ट टॉपिक आपका वो होगा ना, पाथ ऑफ स्पर्म, जहाँ पे था सेमिनिफरस हाँ टेबल सर। था, रीड टेस्टिस वेस एफरेंशिया, देन फिर एपिडिडाइमिस वेस डिफरेंस, यूरिनोजेनिटल चैम्बर, यूरेथ्रा, देन फिर वेजाइना। अच्छा, इनका एक्टिवेशन कहाँ पे होती है, कैपेसिटेशन कहाँ पे होती है? यूटेरस। वजाइना में। यूट्रस कौन बोला? यूटेरस में होता है सर। किसने तो कहा? इसके बहुत कंट्रोवर्सी था सर कि वजाइना होगा कि यूटेरस होगा वेजाइना ही है। सर, लेकिन नेट पे भी ऐसा डिफरेंट दिया हुआ है। हाँ, तो आप वेजाइना मानो, ठीक है ना? इट इज ऑकर इन वेजाइना। तो टॉपिक लिखिए, लिखा क्या आप लोगों ने? oogenesis। जैसे आप लोगों ने लिखा था स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसे क्या है? oogenesis है कि नहीं? सिंपल सा डेफिनेशन जल्दी आप लोग लिख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट, मैच्योर फीमेल गैमीट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। क्लियर है? प्राइमोडियल जर्म सेल बोलो या गैमीट मदर सेल बोलो, आफ्टर oogenesis ये क्या बनाएगा? ओवम बनाएगा। क्लियर है? क्या बनाएगा? ओवम बनवाएगा, मतलब बनवाएगा सर नहीं, आप इसका बनाएगा। पीडीएफ बाद में ग्रुप में सेंड कर देंगे क्या सर? मेरे पास अभी करेंटली नोटबुक नहीं है सर। अभी कहाँ हो तुम, घर पे हो? सर मैं गांव में हूँ सर। तुम लोगों का अलग, चलो कोई नहीं, क्लास में सर नोट्स क्लास में करना है, सब बात वाला चक्कर है, कुछ नहीं। मैं इस पर यकीन नहीं रखता तुम लोगों पे, ठीक है? जिनका इशू है तो कोई बात नहीं, हाँ सर, थैंक यू सर। लेकिन कहीं शीट वगैरह, शीट में नोट बना लो, बाद में जाकर फेयर कर लेना उसको। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट, इसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis, हाँ कि ना? मतलब क्या हुआ कि प्राइमोडियल जर्म सेल से, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैमीट मदर सेल। क्यों? कि गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल को क्या बोलते हैं? गैमीट मदर सेल बोलते हैं, हाँ कि ना? बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis ये क्या बनाएगा? ओवम बनाएगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या? एंड दिस oogenesis started during the 25th week of the intrauterine life। 25th week का मतलब क्या? अप्रोक्स 6 month। 4 मंथ के लास्ट में या 5th मंथ के स्टार्टिंग में, 5वें महीने पे ये शुरू हो जाती है oogenesis का। लेकिन इन केस ऑफ मेल ये कब होती है? प्यूबर्टी के बाद। मतलब जैसे प्यूबर्टी शुरू होती है, तो प्यूबर्टी शुरू होने का मतलब तभी क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। एंड ये स्पर्म का जो साइकिल है वो कितनी होती है? ऐसा स्पर्म का साइकिल कितने दिन का होता है? मतलब मार्स का ही होता है हाँ, तो साइकिल। साइकिल की स्पैन पूछ रहे हो आप? मैंने साइकिल पूछा, बाईसाइकिल नहीं। सर 75 डेज तक मतलब फॉर्मेशन को लगता है। हाँ, ऑन एन एवरेज 72 टू 74 5 डेज में इनका कंप्लीट बनना होता है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ऐसा नहीं कि हर दिन बनते रहते हैं ये, तो इनका भी एक साइकिल होती है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? वंस इट इज यूज तो इनको बनने में भी टाइम लगता है। ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? सो आफ्टर oogenesis ये गैमीट मदर सेल क्या बनाएगा? ओवम बनाएगा, हाँ कि ना? इतना आप लोगों ने लिख लिया क्या? नहीं सर। जल्दी लिखो ना, इतना टाइम लगो, तुम लोग बहुत लेट हो यार। सर आप बोलते हो तो उस पर ध्यान देते ना। अरे तुम्हें जो लिखा समझा दिया उसी को तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे कैसे बातें बोल रहे हो? हाँ टकलू साहब, बड़ा अंधेरे में रह रहे हो आजकल में। संजय साहब, यस सर। इतना अंधेरे में क्यों है? कोई खास बात है क्या? नहीं सर, इधर उजाला है सर। उजाला है? उजाला यूज करते हो आप क्या? दिख रहा है सर। अच्छा, सुना कि उजाला, मुझे समझ में आया उजाला कोई और है, मालूम चला कि उजाला है। आप रोशनी, अच्छा रोशनी भी तो वही होता है।
कुछ लोग बड़े मुस्कुराए हैं, कोई खास बात है क्या? अरे उजाला बोलो, रोशनी बोलो, सब किसी न किसी का नाम होता है, समझे क्या? तो आप लोग भावना भावना में मत बह जाए ना आप लोगों को। और मैं जो भी बोलता हूँ ये इसका ये एक इमेजिनेशन है, समझे क्या? और इन इमेजिनेशन का इन रियलिटी से कोई दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं होता ना। देर इज नो रिलेशन बिटवीन जो हम लोग मैं क्लास में इमेजिनेशन बोलते हो भी कुछ बोलता हूँ, इनका रियलिटी से कोई मतलब इसका क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है। तो आपने मिलियन के बाजू में क्या लिखा हुआ है? अरे भाई मिलियन नहीं लिखना है, अब ऊपर जितना पता है उतना लिखो ना। हाँ सर, उतना हो गया। हाँ, तो जैसे ही oogenesis स्टार्ट होती है, एंड oogenesis स्टार्टेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द fetus और द बेबी, वेयर अप्रॉक्स 7 मिलियन जर्म मदर सेल या गैमीट मदर सेल, जिसको मतलब क्या बोलते हैं, oogonia बोलते हैं। और oogonia का प्लाइडी लेवल क्या होगी? ON। मतलब डुप्लीकेशन ना। तो जितने भी मदर सेल हैं, जैसे हम लोगों ने प्लांट में भी बात किया था, तो वहां पर भी क्या थे, 2-1 कंडीशन में थे। तो जो बनने वाला सेल होगा वो कैसे होंगे, वो हैप्लॉइड होंगे ना। N जो बनाने वाले वो क्या होंगे, वो डिप्लॉइड ON कंडीशन होंगे। में होंगे ना। सो Yes, sir. oogonia are formed in the embryonic development approx 7 मिलियन, मतलब 70 लाख, समझ रहे हो क्या? लेकिन जब प्यूबर्टी के टाइम आते आते कितने बचते हैं, 60 to 80,000 के आस- 80,000। 60 to 80,000 ना, formed within each fetal ovary at 25th week of IUL का मतलब क्या है, इंट्रा यूट्राइन Intrauterine लाइफ। life। इंट्रायूटेराइन लाइफ। अच्छा, लग तो रहा है कि तुम लोगों ने याद रखा है। इंट्रा यूटेराइन लाइफ, हाँ कि ना। एंड दिस oogenesis कंप्लीटेड इन 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि वो मल्टीप्लाई करेगा, मतलब विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। यहाँ पर मियोसिस नहीं होगा, हाँ कि ना। देन फिर क्या होगा, ग्रोथ फेज आएगी। देन फिर क्या होगा, Maturation। मैच्योरेशन फेज आएगा। इन ह्यूमन इट इज द लॉन्गेस्ट फेज। इसमें आप लिखना नहीं, आगे मैं लिखा रखा हूं, ठीक है। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज। बात समझे क्या? यस सर। जल्दी से चिपकाओ, कट पेस्ट कॉपी करो। अरे मैं थप्पड़ चिपकाने नहीं बोला, मैंने नोट्स को चिपकाने के लिए बोला। जिन्हें समझ में आ रहा है क्या बेटा? भूमिका, भूमिका लग रहा है भूमिका अब भी सो रही है, इसको जबरदस्ती क्लास करने के लिए उठाया गया। हाँ जी, रात में सोते नहीं क्या? पूरा आंखों पूरा फूल रखा है। टाइमली सोया करो, टाइमली जागा करो, ठीक है। तुझे देखता किधर कहीं और है, लिखता कहीं और है। क्या तेरा स्टाइल है, वाह। फरहान शेख और फरहान 1 और आर्यन, ये तुम लोग का तीनों का कैमरा है, तुम लोग को अलग से इनवाइट करना पड़ेगा क्या? सर वो मोबाइल है तो हाथ में पकड़ के कैसा लिखेंगे, इसके लिए बन के। कैसे, मैं बताऊं क्या? अभी मैं बता रहा हूं कैसे पढ़ते हैं, देखो। सर क्या मोबाइल है ना तो ऐसा हाथ में। चलेगा चलेगा, मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। दिख रहा है क्या? ऐसे करते हैं, दिखा क्या? हाँ सर दिख गया। हाँ ऐसे ही करते हैं ना। तो ये भी मैं आपको सिखाऊं, मैं ऐसे देख भी सकता हूँ और आप लोगों को भी देख सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मुझे हर चीज मुझे बताना पड़े कि सर कैमरा ऐसे पकड़ते हैं। आर्यन, तुम्हारा क्या ड्रामा, तुम भी कैमरा ऑन रखो। अच्छा फरहान शेख, तुम्हारा कैमरा ऑफ क्यों है? क्या आपको अलग से इनवाइट करना नहीं पड़ेगा? सर, 1 मिनट है, लिख के होने के बाद ऑन कर रहा हूँ। तुम भी वैसा कर सकते जैसे मैंने बोला। हाँ, सबने लिखा क्या? सो oogenesis आपको 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा क्या होगा, ग्रोथ फेज। तीसरा क्या होगा, मैच्योरेशन फेज, हाँ कि ना। तो जितने भी आपके पास विविपेरस एनिमल्स है जहां पर क्या होती है, oogenesis होती है, मतलब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर ये 3 स्टेप में होती है। मेल में भी ऐसा ही होता है, वहां पे भी हम लोगों ने ऐसे ही बात किया था। वहां पे भी मल्टीप्लाई करेगा विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, हाँ कि ना।
देन फिर क्या होगी, ग्रोथ फेज होगी, मतलब वहां पे सर्टोली सेल का क्या लेगा, वो न्यूट्रिशन लेगा, आगे ना, विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल, याद है क्या। हाँ सर। देन फिर क्या आएगा, मैच्योरेशन फेज आएगा, जहां पर ये कैपेसिटेशन को गेन करेगा, मतलब मोटिलिटी गेन करेगा, जहां पे टेल का फॉर्मेशन होगा, हाँ कि ना। देन फिर क्या होगा, डीकैपेसिटेशन होगा, कहां पर, एपिडिडाइमिस में। देन फिर क्या होगा, टेम्पररी स्टोरेज होगी, जरूरत पड़ने पर क्या होगी, वो डिस्चार्ज हो जाएगी, या फिर विद द हेल्प ऑफ इजैकुलेशन या फिर इंसेमिनेशन। अदरवाइज आफ्टर सम टाइम इट विल ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब, उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। देन फिर जो उनके वेस्ट पार्ट है वो with the help of through urination it is expelled out, हाँ कि ना। हाँ कभी सर। कभी इन यूरिन एनालिसिस ऐसा मतलब कि ऐसा कभी मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्पर्म, अगर वो यूज नहीं हुआ तो जो उनकी एनर्जी वो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली, हाँ कि ना, जो उनके पार्ट बचे हैं दैट इज एक्सपेल्ड आउट विद द हेल्प ऑफ यूरिनेशन, हाँ कि ना। इतना लिखा क्या आप लोगों ने, हाँ सर। आगे बढ़ो। हो गया सब लेक्चर। अब सही है क्या, हाँ जी। सर पहला जो आप लिखते हो बोर्ड पे ऐसे नहीं, क्या, मतलब आप लिखोगे हमारे साथ। हाँ सर। अच्छा मैं साथ में लिखूं, हाँ। अच्छा वो भी हो जाएगा। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। मैं ये ऑलरेडी मतलब रेडीमेड लिखा हुआ मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ ना, ताकि मैं लिखने के टाइम जब मैं पढ़ाऊँ आपको मैक्सिमम टाइम आपको सबको समझाने में मैं दे सकूँ। जितना आप, अगर मैं एक तरफ लिखूंगा भी, एक तरफ समझाऊंगा भी, ऐसे आपको ना कम चीज कम कवर कर पाओगे, समझे क्या। हाँ सर। इसलिए मैंने ये वाला मेथड अप्लाई किया है। सो इन मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होगा, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द प्राइमोर्डियल जर्म सेल और द गैमेट मदर सेल रिपीटेडली डिवाइड बाय द माइटोसिस, हाँ कि ना। जब भी हमें नंबर बढ़ाना हो तो हम लोग प्रीफर करते हैं कौन सा डिवीजन, माइटोसिस। म्यूसिस भी होता है पर वहां पे क्या होता है, उनकी प्लैडी लेवल घट जाती है, मतलब हाफ हो जाती है, बात समझ में आ रही क्या। So repeatedly divide by mitosis to form a large number of diploid oogonia. oogonia कैसी होती है, पहले भी बताया, डिप्लॉइड होती है मतलब 2n नंबर पे होती है, मतलब क्रोमोसोम नंबर कितनी होती है, 46 होती है इन each fetal ovary, means we can say no more oogonia are formed and added after birth. जितना भी चाहिए वो बर्थ से पहले पहले उनके पास हो जाएगा, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं हुआ तो बाद में भी कुछ नहीं होगा, हाँ कि ना। अब कितना भी ट्रीटमेंट कर लो नहीं बनने वाला, बात समझ में आ रही क्या आपको। हाँ ऐसा होता है कि कंसीव नहीं कर पाने से, इफ दैट लेडी इज नॉट एबल टू कंसीव मींस अनएबल टू गेट प्रेग्नेंट, तो उनके लिए ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन उसके लिए एग का प्रोडक्शन होना जरूरी है, बात समझ में आ रही क्या आपको। So this process completes in embryonic stage of female in most of the higher animals. जितने भी higher animals वगैरह हैं, animal वगैरह काऊ वगैरह है, जितने भी higher females, higher animal वाले females हैं, उनमें ऐसा होता है। क्लियर है क्या, जल्दी इसको लिखिए। अब पढ़ने के बाद इसको एनसीईआरटी में साथ पढ़ने के बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं ना, मुफ्त में बैठ के खाली खाना नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाते रहे सोते रहे। पहले काफी कर लिया है क्वेश्चन। पक्का देखता हूँ ना टेस्ट में कितने नंबर आते हैं। नेक्स्ट 18 को टेस्ट है ना आप लोगों का। ये चैप्टर नहीं है। अच्छा नहीं, अब कुछ नहीं वो, उस पर तो नंबर लाओगे ना। क्या सिलेबस है पता है, प्लांट फिजियोलॉजी। पूरा कंप्लीट,
यूं समझ लो आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, उसी हिसाब से जी जान लगा दो। हाँ जीनत, फरहान, भूमिका, आर्यन, यूं समझ लो कि ये नीट का सिलेबस है और नीट का एग्जाम दे रहे ना। इस बार थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा सा है ना, ताकि मुझे मजा भी कितने लोग कितना कम नंबर आता है ना। आगे बढ़ो क्या? इस बार थोड़ा क्वेश्चन और अच्छा वाला आएगा। तुम लोग के नंबर कम आते, तुम लोग रोते नहीं हो क्या? नहीं रोते हो? वो एंड नॉट एडेड आफ्टर बर्थ है ना, ऐसा लिखना चाहिए ना वो। नोट, अरे नो मोर ओगनियर फॉर्म एंड एडेड आफ्टर बर्थ, मतलब ऑब्वियसली फॉर्म नहीं हुआ तो बाद में एडिशन कहाँ से होगा, समझे क्या? मतलब यहाँ इनके साथ हाँ। इनके साथ मिला के लिखा गया है, नो मोर के साथ। हाँ सर समझ। तुम लोग के एग्जाम में नंबर कम आने से तुम लोग रोते नहीं हो? तो रोने से कुछ होगा क्या? बेशरम लोग रोते नहीं, ये कहना चाहते नहीं हैं। मतलब रो चुके हैं लेकिन उससे कुछ होगा नहीं ना। अरे अफसोस होगा। अफसोस से क्या होती है, एक थिंकिंग आती है, अरे मेरा नंबर कम कैसे आया, हाउ इज इट पॉसिबल कि मेरा नंबर कम आया। बचपन में एक नंबर के लिए बहुत रोते थे, अब क्यों नहीं रोते हैं? खैर ये उनकी एक नंबर का एहसास उनको पता होता है, जो कि एक नंबर के लिए किसी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज छूट जाता है। एक कहावत नहीं है, तुम क्या जानो, क्या तो था वो, भूल रहा हूँ। ऐसा मत बोलो ना क्या मंदिर तो, क्या जाने अदरक का। अरे यार वो सब नहीं। लिखा क्या? और तुम लोग थोड़ा नोट अच्छे से बनाओ। जेल पेन और पता नहीं कौन कौन सा पेन यूज करते हो, आपका ऐसे नोट खराब होगा आगे चल के। अभी आपको तकरीबन 1 साल रखना है, और अगले साल के बाद नोट्स मेरे को ना भेज देना, ठीक है? हाँ सर। इसको रखना हो रख लेना, जिसको देना हो इधर भेज देना, ठीक है? हाँ सर। सर आपके नोट्स अगर मेडिकल में काम आ गए तो। लेके चले जाना। मैं अपने पास रख अपना कुछ जो अपने उसका जुगाड़ कर लूंगा, ठीक है? बाद में अपना नोट्स लेके चले जाना फिर आप। नेक्स्ट लिखिए ग्रोथ फेज। नेक्स्ट क्या लिखिए? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्पर्म में हुआ करता था, ठीक है ना? सर 1 मिनट बस ऊपर लीजिए ना, बस 1 मिनट। हाँ सर हो गया। Like spermatogenesis, in this process means growth phase, oogonia grow in size and form primary oocyte. क्या होगा ये? प्राइमरी oocyte होगा। अच्छा ये प्राइमरी oocyte क्या होता है? सर मियोसिस 1 जब कंप्लीट हो जाएगा तब प्राइमरी oocyte बनता है। सोच लो क्या बोल रहे हो? माइटोसिस होगा क्या तो बोल रहे हो? माइटोसिस के बाद माइटोसिस होगा तो प्राइमोर्डियल माइटोसिस के बाद। अच्छा इसका प्लेडी लेवल क्या होगा? 2N। 2N होगा। 2N। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। अमन, हाँ सर। सब लोग क्या बोल रहे हैं? तुम तो गलत हो गए। जीनत बेटा आपको भी इन्वॉल्व होना है। मेरे क्लास में वो बोलते हैं जो गूंगे भी होते हैं ना। आप तो खैर अच्छे खासे बोलने वाले हो। अभी 11th में कुछ बच्चे हैं, कुछ मतलब मैक्सिमम एक लड़का है, बाकी सारे के सारे गर्ल्स हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलती ही नहीं है, तो उनको मैंने बोला ना कि तुम लोग अगर गूंगे बने रहोगे, मुंडी हिलाओगे, तो मैंने तुमको बैल करके बुलाऊंगा, बैल या गाय करके। तो तब से सब बोलना शुरू हो गया, समझे क्या? तो मेरे क्लास में ना सब बोलते हैं, ठीक है? थोड़ा सा क्लास थोड़ा धीमा ही चलता है, 4 के बजाय 5 या 5 के बजाय 10 लेक्चर लेता हूँ, लेकिन दिमाग में अंदर से अच्छे से ना क्या बोलते हैं उसको, कट पेस्ट कॉपी करवा देता हूँ, ताकि सारा कंटेंट अपने मुंह से उगलने दें। 1-2 बच्चे हैं जो पूरा कंटेंट मुंह से उगलते हैं कि हाँ सर ये पढ़ा है, सर ये उसके बाद ये पढ़ा है, फिर ये पढ़ा, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस इन दिस प्रोसेस द oogonia grows, साइज में बड़ा होता है, ये अंदर ही अंदर चलता रहता है, ठीक है क्या? एंड क्या बनाता है? प्राइमरी oocytes बनाता है। मेरी बात समझ में आ रही क्या?
और ये सब के सब किसके अंदर होती है? फीटल लाइफ के अंदर होती है। क्लियर है क्या? ग्रोथ फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज इन oogenesis इन ओविपेरस एनिमल्स। अभी हम लोगों ने क्या बात किया है? विविपेरस में क्या होता है? मैच्योरेशन ज्यादा होता है, लेकिन इन केस ऑफ ओविपेरस मतलब कौन? जो कि अंडे एग लेइंग एनिमल्स, ठीक है ना, अंडा देने वाले। समझ में आया क्या? ह्यूमंस अंडा देने वाला होता है क्या? नहीं सर। अंडा तो उसके पास होता है ना। अरे एग को ही तो अंडा बोलते हैं, अरे ओवम को ही तो एग बोलते हैं ना। तो वो कैल्सिफेरस शेल वाला एग नहीं देता है। अरे अच्छा ठीक है, पर ये एग ले नहीं करता है ना, ये ओव्यूलेट करते हैं। ये अंदर ही अंदर जो है ना, अंदर ही, बाहर ये ले नहीं करता ना, इसको ही बोलते हैं ले नहीं करते। ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि ग्रोथ फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज इन oogenesis ऑफ द ओविपेरस एनिमल्स, मींस फीमेल के अंदर ऐसा होता है। क्लियर है क्या? ड्यूरिंग दिस स्टेज द साइज ऑफ एग इंक्रीजेज मेनी टाइम्स, ताकि वो लार्ज हो जाए और प्रॉपर एक सही तरीके से ग्रो होने के बाद किसी शेल से वो कवर होकर के, ताकि उनको डेसिकेशन या प्रोडक्शन से बचा सके, मतलब कोई एक प्रॉपर तरीके से उसको प्रोटेक्शन दे सके। क्लियर है क्या? हाँ सर। कोई दिक्कत इसमें? तो लिखो। और सर हाँ सर। सर प्राइमरी oocyte का प्लॉइडी अगर 2n रहेगा तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 वो सेकेंडरी oocyte बनेगा, और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल मतलब एकदम लास्ट जो एंड स्टेज रहेगा फिर उसको हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी oocyte। टर्शियरी oocyte ना बोलो उसको बेटा, हम लोग उसको ओवम नहीं बोलते ना। उसको क्या बोलेंगे सर फिर? नहीं नहीं, हम लोग उसको ओवम नहीं बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। जब अच्छा ये सेकेंडरी oocyte पता है कब आपको करेगा? जब तक स्पर्म से मुलाकात नहीं हुई है तब तक वो क्या रहता है? सेकेंडरी oocyte ही रहता है। क्लियर हाँ, क्या? तो जैसे हाँ। ही वो स्पर्म से अटैच हो गया, दैट इज कॉल्ड एज ओवम। उसको कुछ और कहने का मौका ही नहीं मिला। समझे क्या? नहीं तो वो उसी सेकेंडरी oocyte में डिजेनेट हो जाएगा। वो उसको ओवम बोलेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का तो जाइगोट बोलते हैं। जैसे मतलब अटैच हुआ ना, जैसे मान लो ये कि आपके पास ये क्या है? स्पर्म है, मतलब मान लो ये एग है, बाजू वाले में क्या है? बाजू वाले में क्या है? स्पर्म। हाँ कि ना? जब दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? जब इसको सिंगेमी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगेमी के दौरान इस एग को क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। मतलब इस पार्ट को क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। जब ये मिल जाएगा, स्पर्म अंदर चला जाएगा, जब फर्टिलाइज हो जाएगा, 2n बन जाएगा, तो बोलेंगे जाइगोट। समझे क्या? ठीक है सर। हाँ समझ। क्लियर है? ये सब तो पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ यार, जहाँ पे हम लोगों ने बात किया था स्पर्मोजेनेसिस और oogenesis का दोनों का डिफरेंस। ये एक सेकेंडरी oocyte जब तक है, मान लो यहाँ पर है, एक स्टेज ये बनाया मैंने, अरे वो स्पर्म टच नहीं किया इसको, ठीक है ना? स्पर्म टच नहीं किया है अभी तक। क्या है? ये सेकेंडरी oocyte है। अब देखो टच करने जा रहा है, अब टच करने जा रहा है, अब टच कर लिया, ठीक है? जैसे ही ये टच करेगा ना, कुछ यहाँ पर मूवमेंट होती है, तभी क्या कहलाएगा? ओवम कहलाएगा। ओवम के जस्ट बाद ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? हाँ सर समझा। जल्दी लिखो। अच्छा आप लोगों को जीना समझ में आया क्या बेटा आपको? हाँ सर। भूमिका? हाँ सर। पक्का? देखो इसमें ना 2 3 4 क्वेश्चन मुफ्त में मिल जाते हैं, आपको ध्यान रखना। और एक तरफ तो आपका 12th का सिलेबस कंटिन्यू होगा, ठीक है? साथ ही साथ में आप लोगों का ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करने वाले हैं। वो कब पढ़ोगे? संडे को मॉर्निंग में चलेगा? थोड़ा सा लोड बढ़ाना पड़ेगा ना, रोग नहीं तो आप? मतलब वेडनेसडे को ये रहेगा क्या जूलॉजी? वेंसडे और संडे का शाम को जूलॉजी रहेगा। मतलब बॉटनी जब खत्म होगा उसके बाद जूलॉजी, ऐसा नहीं है? दोनों अभी एक साथ बोटनी चलेगा? खत्म कहाँ हो रहा है बेटा? अभी तो आप लोगों का बोटनी शुरू हुआ है। मतलब जब खत्म होगा उसके बाद, ऐसा जब पूछ खत्म रहा हो हूँ। जाएगा आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा। हाँ क्या? समझे क्या? आपका हाँ, टाइम ही एक्सपायर हो जाएगा, समझे? ये थोड़ा सा समझा। मेहनत कर लो। देखो तुम लोगों के लिए मैंने अपना जो आराम करने की जो शेड्यूल है वो मैंने खत्म कर दिया। वेंसडे को मैं आराम करता हूँ, वो मैंने छोड़ दिया। संडे को आराम करता हूँ, वो मैंने छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि तो लोग अच्छा नंबर लिया है ना।
और थोड़ा सा मैं मुस्कुरा सकूं, जैसे बाजू, जैसे बोलते हैं ना बाजू वाला स्टूडेंट किधर है, तो उसे बोल के मुस्कुराता हूँ, जैसे अभी रितिका मुस्कुरा रही वैसे ही मुस्कुराना चाहता हूँ, बस इतना ही, समझे क्या? बस इतना ही। 350, बस 350 तक अगर तुमको पहुंचा दिया हम, तो 360 तुम खुद ब खुद लेके आ जाओगे, ठीक है? हाँ सर। तो संडे एक ही हम लोग हफ्ते में संडे को रखेंगे, एक मॉर्निंग में रख लेंगे लेक्चर जिसमें हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, और बाद बाकी इवनिंग में जो 12th का पोर्शन चलेगा, ठीक है क्या? वैसे होता क्या है कि पहले डबल डबल लेक्चर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका स्कूल से आप लोग इतना घिरे हुए हो, स्कूल है तो फलाना क्लास है, तो उसका क्लास है, तो सर नॉन इंटीग्रेट क्लास है, तो पता नहीं कितना कितना क्लास ज्वाइन कर रखा हो। मैं तुम्हारी जगह होता, सब छोड़ के सिर्फ मैं नीट के पीछे लगता। नीट हो जाएगा तो बोर्ड तो फिर हलवा लगेगा यार, समझे क्या? अगर नीट के लायक हो गए आप, सब कुछ तो हलवा है। आगे बढ़ो, क्या बताइए? हाँ सर। अब पता नहीं आप लोग अलग अलग क्लास ज्वाइन करना आपकी अच्छा लगता है अगर। वैसे वो नीट के लिए थोड़ा बेसिक लगता है ना, वो बोर्ड्स में होता है इसलिए। नहीं, फॉर मी, या जब मैं था तो मैं नीट के लिए पढ़ता था, मतलब एक ही कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए पढ़ता था, और उससे अपना बोर्ड कवर होता था। ऑब्वियसली जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बोर्ड में तो आपको ऐसे तो नहीं कि बोर्ड में आपको रट करके आंसर लिखना है, कोई हाँ कोई गाइड आता है, गोल्डन गाइड, उसमें से आंसर रट रट के लिखना है, बना के तो लिखना होता है ना अपने लैंग्वेज पे। वहां पे गूगल करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना? वहां पर गूगल करने का मौका नहीं मिलेगा। अगला लिखिए मैच्योरेशन फेज, अगला लिखिए मैच्योरेशन सर फेज। बट वो स्कूल से भी काफी फायदा होता है ना, मतलब वो लोग सिलेबस आगे लेके जाते हैं काफी। आपका टाइम तो वेस्ट होता है, क्यों क्यों नहीं समझ? सर, उससे भी मतलब हो जाता है, मतलब एनसीईआरटी लेवल तक तो हो जाता है। अच्छा, हाँ तो फिर ठीक है। तो क्योंकि बायो में अभी हमारी वो जो मैम है वो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस करवा रही है, तो वो जेनेटिक्स का पार्ट कवर हो रहा है अच्छा खासा। स्कूल में हाँ। नहीं, स्कूल में अगर पढ़ाई अच्छी होती फिर ठीक है, आई विल मैं कहूँगा कि ज्वाइन करो। अगर पढ़ाई अगर नॉर्मली होती है तो फिर मैं फिर ज्वाइन करने नहीं कहूँगा। लेकिन ना जरूरी है आप लोग अटेंडेंस, ठीक है क्या? अरे हो गया क्या आप लोगों का? अगला लिखिए, ये वाला हो गया आप लोगों का ग्रोथ फेज। यस सर। यस। अगला लिखिए मैच्योरेशन फेज। अगला क्या लिखिए? मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन ह्यूमन। एग प्रोडक्शन ऑकर्स प्रियर टू बर्थ। एग का प्रोडक्शन कब होता है? बर्थ से पहले पहले होता है। बाय द टाइम द फीटस इज 25 वीक्स ओल्ड, all the oogonia that she will ever produce are already formed by mitosis। ये कहाँ होता है? फीटल लाइफ के अंदर होती है। बात समझ में आ रही है क्या? In this, the diploid cell develops into primary oocyte, क्लियर है क्या? एंड देन क्या होती है? फर्स्ट डिवीजन ऑफ मियोसिस 1 एंड प्रोसीड अप टू डिप्लोटिन फेज। और डिप्लोटिन फेज में सब फेज होती है ना, प्रोफेज 1 के, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मियोसिस 1 में कि इसका प्रोफेज 1 होता है, हाँ कि ना? हाँ सर। प्रोफेज 1 के कुछ सब पार्ट्स भी होते हैं, जैसे पता नहीं किसी ने कहा था पता कि है। लता जरा पानी दे दो। पानी दे दो। मैंने कहा था कि लालू जी प्लेन से दीपिका पादुकोण को दिखे, तो किसने कहा है कि लता जरा पानी दे दो। दोनों ठीक है, वो वाला बोलोगे तो थोड़ा हंसी आएगी, ये वाला बोलोगे तो थोड़ा नॉर्मल है। तो जो आपका प्रोफेज 1 का जो सब पार्ट्स हैं, सब डिवीजन है, उसी के एक फेज तक आकर ये रुक जाता है, मतलब इसको बोलते हैं अरेस्ट फेज। क्या बोलते हैं इसको? वहीं पर मेल्स में कोई इस तरीके का अरेस्ट फेज होता नहीं है। और ये कंप्लीट कब होगा? ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। सोचो कितना देर, कितना टाइम तक सारे के सारे एग्स अरेस्ट फेज में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि तब से लेकर अब तक एक ही एग अरेस्ट फेज में रहेगा, ग्रो सारा का सारा करता है, और यहाँ पे आके यहाँ तक सारे के सारे एग आके अटक के रहते हैं। क्लियर है क्या? जैसे ही इसको सिग्नल मिलेगा, ओव्यूलेशन का टाइम आएगा, एग रिलीज होगा, इसका मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट। फिर डेवलपमेंट फर्दर प्रोसीड करेगा, हाँ कि ना? अच्छा, जहां से वो एग निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रप्चर्ड फॉलिकल। आगे चल के क्या बनाता है वो? कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस बनाता है। ल्यूटियम। और कुछ ये टेम्पोरली या कॉर्पस पोंच। परमानेंटली एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है। मेरी बात समझ में आ रही है?
अरे कुछ हाँ हार्मोन सर। करते हैं सेक्रेट, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, हाँ कि ना। हाँ सो डिप्लोटिन फेज में अरेस्ट हो गया, जैसे ये फर्दर प्रोसीड करेगा मतलब ओव्यूलेशन होगा, फिर फर्दर मियोसिस 2 का वो जो अंदर सा पार्ट है वो सारा चलने लगेगा, लेकिन फिर वहां जाके मियोसिस 2 के लास्ट पे जाके क्या होता है, वो अरेस्ट हो जाता है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो, जब तक कि उसके स्पर्म से मुलाकात नहीं हो, हाँ कि ना। जैसे स्पर्म की एंट्री होती है तो उसको हेल्प करता है कि वो अपना डिवीजन कंप्लीट करे और सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज करे। बात समझ में आई क्या? सेकेंड हाँ पोलर सर। बॉडी रिलीज करे ताकि उसका सब कुछ जो क्रोमोसोम लेवल है या फिर साइटोप्लाज्मिक लेवल, ये सब के सब मेंटेन रहे। बात समझ में आ रही है क्या आपको? And then this process stop and further development do not takes place. बात समझ में आ रही है क्या? Then these oocytes grow much larger and complete the meiosis 1 and forming a large secondary oocyte and a small polar body that receives very little amount या no amount of cytoplasm but having a complete set of क्रोमोसोम, हाँ कि ना। अगर 46 था तो 23 इसके पास रहेगा, 23 इसके पास रहेगा। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? द फर्स्ट पोलर बॉडी में अंडरगो डिजेनरेशन, जनरली ये डिजेनरेट होता है ड्यू टू लेक ऑफ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या क्या देता है उसको, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, हाँ कि ना। जब इसके पास साइटोप्लाज्म रहेगा ही नहीं तो अपना ये डेवलपमेंट कैसे करेगा? कभी कभी क्या क्या होता है, इट में डिवाइड जनरली यही होता है। तो आपको जनरली इसी में ध्यान रखना है कि सेकेंड पोलर बॉडी या पोलर बॉडी हमेशा डीजेनरेट होते हैं, चाहे फर्टिलाइजेशन हो या ना हो। बस समझे क्या? चाहे फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, पोलर बॉडी हमेशा डीजेनरेट होती है। सर अगर कोई एडवर्स कंडीशंस हुआ और नहीं हुआ डिजेनरेट तो क्या होगा? वो ग्रो कर सकता है, तो ग्रो करके फिर क्या होगा आगे, मतलब एक तो नहीं बनेगा पर कुछ वैसा फीचर शो करेगा, समझे क्या? उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे मतलब? साइड इफेक्ट जो होता है कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है, अगर स्पर्म तो बहुत सारे जाते हैं ना, हाँ स्पर्म तो, लेकिन उसका वो फर्दर डेवलपमेंट होगा नहीं ना, क्योंकि जो स्पर्म के पास कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होता है, बिल्कुल ही नहीं होता। हाँ सर। उसके पास भी एक पोलर बॉडी के पास भी न्यूट्रिशन नहीं है, तो डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं जगह वो खत्म होगा ही। क्लियर है क्या? हाँ अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया, अगर डिवाइड करके फर्टिलाइजेशन कर भी लिया तो भी मतलब एग की तरह तो फंक्शन नहीं करेगा। नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका नाम एग है, इसलिए इसका नाम क्या है, पोलर पोलर बॉडी। बॉडी। इसको नॉन पोलर की तरह हट ले, नॉन पोलर से उसको हटा देता है और ये डीजेनरेट हो जाता है। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद क्या कहलाएगा, हाँ ये सर। सेकेंडरी oocyte कहलाएगा। जैसे म्यूसियम कंप्लीट होता क्या बोलेगा, ये आपके पास क्या था, oogonia था, ये इधर पोलर बॉडी हो गया पीवी, इधर क्या हो गया आपके पास सेकेंडरी oocyte, हाँ कि ना। फिर ये फर्दर डेवलपमेंट प्रोसीड करेगा, whereas the secondary oocyte proceed as the metaphase stage of meiosis 2, हाँ कि ना। प्रो के बाद क्या आता है, मेटाफेज ना, देन इट स्टॉप्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड इट वेट्स फॉर, जैसे आप लोग भी अपने दोस्त वगैरह का इंतजार करते हैं और मिलने के लिए, वैसे ये भी अपने दोस्त के लिए इंतजार करता है। उसका दोस्त कौन होता है, स्पर्मेटोजुआ, हाँ कि ना। देन इट कंप्लीट द सेकंड म्यूटिक डिवीजन, देन ये कुछ टाइम के लिए क्या होता है, ओवम कहलाता है। देन ओवम के बाद क्या बनता है, ये जायगोट बन जाता है। क्लियर है क्या? अच्छा, स्पर्म के टच होने से क्या होता है, कुछ आपके पास कॉम्प्लेक्स होती है, कुछ फैक्टर्स होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेनेवर द स्पर्म इंटर्स इट रीस्टार्ट द सेल साइकिल। मतलब क्या होता है कि उसका जो म्यूसिस वन हो गया था, म्यूसिस 2 इनकम्प्लीट था, उसको कंप्लीट करवाता है। मतलब कि उसको प्रोमोट करने वाला कोई फैक्टर होती है, हाँ कि ना। तो जैसे स्पर्म इंटर करता है, स्पर्म के साथ साथ वो कुछ चीज लेके आता है, उसको बोलते हैं मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। मतलब सेल साइकिल के लिए जो मेटाफेज में अटका के रखा था, इनको ब्रेक डाउन करेगा, और फिर क्या आता है, मेटा के बाद क्या आता है, एनाफेज। एनाफेज। तो इनको इन मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को ये ब्रेक डाउन करता है। देन इट टर्न्स ऑन द एपीसी, मतलब एंटीजन, एपीसी का मतलब क्या बताना, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। नहीं कुछ एंटीजन भी होता है, बोलो बोलो। एंटीजन टेस्ट बोल रहे नहीं एक होता है ना, कोई था एपीसी था ना क्या वो, चलो कोई नहीं।
एपीसी में क्या है, एनाफेज क्रोमेटिन कॉम्प्लेक्स, मतलब जैसे ही स्पर्म इनके पास अटैच करेगा तब क्या होगा, एनाफेज को प्रमोट करेगा ताकि इसके बाहर निकल के और ये मियोसिस 1 मतलब मियोसिस 2 कंप्लीट करके। बात समझ में आ रही क्या आपको? Then the completion of meiosis 2 occurs that convert the secondary oocyte into an then फिर क्या होता है, ये कुछ टाइम के लिए ओवम बनती है, then फिर it converted into fertilized egg, और उसी fertilized egg को हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। इसी प्रोसेस ऑफ देखो, एक होता है सिंगेमी, एक होता है फर्टिलाइजेशन। जैसे एग और स्पर्म मिलेगा, इसी मिलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं। जैसे स्पर्म अंदर चला गया और ये एक नया सेल बनाया, एक कंप्लीट सेल बनाया, एक डिप्लॉयड सेल बनाया, इसी पूरा कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सो वी कैन से कि सिंगेमी लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। इस बात से किसी को एतराज है? नहीं सर। पक्का? तो एंड मिलना ऑल्सो सिंगामी है सेकंड ना? पोलर बॉडी इज रिलीज। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? तो मिलना सिंगामी है क्या? क्या है? इन दोनों का मिलना सिंगामी है। हाँ, सिंक का मतलब होता है मिलन, सिंक्रोनाइज। आपने मोबाइल में देखा होगा सिंक्रोनाइज द डेटा, होता है क्या? हाँ उसलिए यहाँ पे भी सिंक का मतलब होता है मिलना, और गैमी का मतलब गैमिट्स। गैमिट्स के मिलने को प्रोसेस क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं। और ये सिंगेमी क्या कराता है, दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज। अगला स्टेप क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इतनी बात आप लोग को समझ में आई क्या? हाँ सर। यस सर। कहाँ तक लिखे थे आप लोग? मैचुरेशन फेज पर। मैचुरेशन। जल्दी लिखो। आज थोड़ा स्पीड थोड़ा धीरे रहेगा, अगले क्लास से स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है? तो बहुत दिनों बाद तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। अभी हम थोड़ा लिविंग वर्ल्ड में घूम रहे थे ना, जीवित की दुनिया में घूम रहे थे हम, अभी जानवर की दुनिया में आने वाले हैं, समझे क्या? तो जिनको भी जानवरों को दुनिया से इंटरेस्टेड है तो कल के कल अपना लेक्चर है, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, थर्सडे और सैटरडे। वो आप अभी इंटरेस्ट तो बायोलॉजिकल चालू किया है। तो तुम्हें पढ़ना तो है, रिवाइज करना है। ठीक है। नहीं, मैं आपके लिए, मैं उल्लू का लेक्चर चल रहा है इसलिए मैंने आपसे कहा, जिनको जानवरों की दुनिया से शौक है, इंटरेस्टेड है, ही और शी कैन ज्वाइन द क्लास और उसका आनंद उठा सकते हैं। क्लियर है क्या? आप ही लोग खुशनसीब हो यार, हर तरफ 11th भी चल रहा है, 12th भी चल रहा है, सब चल रहा है, जो मन चाहे ज्वाइन कर लो। किसी को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो पूछ सकते हो, एग्जाम के बाद पूछने से कोई फायदा नहीं। जैसे आप लोग कॉलेज में जाओगे तो आपको फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज दोबारा पढ़ाया जाएगा और अच्छे से। अरे लिखा कि नहीं? अच्छा, स्पर्म को किसने डिस्कवर किया था? कोई है बताने वाला? एमंडसन ने किया था क्या? हाँ? अरे कौन किया था जिन्नात? एमंडसन ने किया था स्पर्म को डिस्कवरी किया? सलीवन हॉफ ने किया था ना? ऐसा लगता है ऋतिक को पता नहीं है, इसलिए खामोश बैठी है। हाँ जी, भूल गई थी मैं। भूल गई। लिवन है कि वो साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोब्स की डिस्कवरी की। हाँ कि ना? रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल की डिस्कवरी की थी। फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? ल्यूवन हॉक। उसने माइक्रोब्स को देखा था। उसने पॉन्ड में से क्या देखा था? पॉन्ड में से
बैक्टीरिया को देखा था, और क्या देखा था उसने, स्पर्म को भी देखा। मतलब बैठे बैठे कुछ काम नहीं, सब उल्टा पुल्टा काम करता रहता था वो, अपना क्रेडिट ले गया। इसलिए आज आप पढ़ रहे हो कि स्पर्म की डिस्कवरी किसने किया, लिवेनॉक। था कि ना। स्पर्मिएशन क्या होता है, कौन बताएगा? ये बहुत पुराना पुराना जाना पहचाना नाम लग रहा है, क्या बाजू वाले क्लास में पढ़े होंगे हम लोग ना। क्या सर? स्पर्मिएशन क्या होता है? साथ में आप लोग लिखते भी रहिए और बोलते भी वो रहो। और एपिडाइमिस जब में जाना। सेकेंड एपिडाइमिस से जब रिलीज होएगा। हैं? तो जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होता है स्पर्म में, तब उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। तो और जब एपिडाइमिस निकलते तब उसको स्पर्म, कुछ तो सर नाम है। सर जब मैच्योर होकर के वो सर्टोली सेल से मतलब निकलता है तभी उसको बोलते हैं। अब थोड़ा सा ठिकाने पे आया है ये। तुम लोगों को देखे ना, मुझे बहुत रहम आता है। तो वो भी एक प्रोसेस था ना, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होता था स्पर्म में। बोलो क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। एक हम लोगों ने पता स्पर्मियोजेनेसिस। हाँ अब याद है ऐसा। स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है, स्पर्मियोजेनेसिस अलग है, स्पर्मिएशन अलग है, सेमिनेशन अलग है, इजाकुलेशन अलग है, और इनसेमिनेशन अलग है। बस समझ में आ रही है? हाँ सर। सो लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल ऑफ, सर्टोली सेल कहाँ होता है, मेरे घर में क्या, टेस्टिस। या क्लासरूम में? टेस्टिस में होता ये मत कहना कि सही ये मत कहना कि फेरिस। मैं पूछे कि मुंबई कहाँ है, ये नहीं कहना कि सर इंडिया में है। बेवकूफ को जवाब देते रहे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता हाँ है। ये बोलोगे ना सेमिनोफेटिबल के है। अंदर है। हाँ सेमिनिफेरस। बच्चे वाली जवाब मत दिया करो, समझे क्या? आगे बढ़ो, क्या बताइए। हाँ साथ में लिखते भी रहो यार, हम लोग तुम लोग से टाइम पास सर करते हैं। लास्ट लाइन बाकी, क्या? लास्ट लाइन। अच्छा लास्ट टाइम बाकी है। जब हम लोग अपने टाइम में पढ़ा करते थे फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ से मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा, तो वो सर इतनी स्पीड लिखते थे। एक तो इतना बड़ा, जितना अपना आप लोगों का वो होता है ना, जितना बड़ा आप जिस क्लास में हम लोग पढ़ते थे, उसका बैक साइड है ना, जितना बड़ा खिड़की है ना, अरे विंडो है, हाँ सर। हाँ जितना चौड़ा ये आपको खिड़की दिख रहा है ना, उतना चौड़ा बोर्ड होता था। और जितना आपको जो खिड़की साइड वाला जो लंबा वाल है, इतने लंबा पूरा बोर्ड होता था। पूरा बोर्ड सर लिखते थे, पूरा लिखने का टाइम भी नहीं मिलता था। जो कितना फास्ट लिखना पड़ता होगा, देखते लिखते लिखते ना एक उंगली में वो कुछ एक परमानेंटली डीप सा, क्या बोलते हैं, डीप स्ट्रक्चर बन गया था, डिम्पल जैसा। डिम्पल यादव नहीं, डिम्पल जैसा। अच्छा डिम्पल होना क्या है, डोमिनेंट वो है क्या, डोमिनेंट कैरेक्टर है या फिर डोमिनेंट है। किसी को डिम्पल रिसेसिव है। है? क्या है? रिसेसिव है। पक्का? डोमिनेंट है सर। तो दोनों में दोनों कर लो डिसाइड क्या है, पहले लड़ झगड़ लो फिर बताओ क्या है। तो सबको थोड़े ना होते डिम्पल्स। जरूरी सर नहीं कि लेकिन डोमिनेंट हो जब सबको तो होगा ही। मतलब एक वो तो भी नहीं फिर है कि होगा। वो भी नहीं है कि डोमिनेंट ही सबसे ज्यादा मतलब हाँ। ये रहेगा फैला हुआ। अरे साथ में डोमिनेंट लिखते भी रहा करो, बोलते भी रहा करो। अगर अगर लिखने में दिक्कत है तो फिर आप लोग मत बोलो, जल्दी लिखिए। तो डोमिनेंट फीचर है। मुझे नहीं पता। आपको पता रहेगा, आपने क्वेश्चन पूछा है। अरे नहीं पता, बेटा बोला ना, आप लोग बताओ ना। डोमिनेंट है सर। मुझे पता तो मैं क्यों पूछता आप लोग से हैं, मुझे पता तो मैं क्यों पूछता, बोलो ना। मुझे अगर पता होता तो मैं क्यों पूछता। रितिका? तो चेक करने के लिए क्या पता है कि नहीं। अच्छा चेक करने के लिए, अच्छा मैं चेक भी करता हूँ क्या? अरे हुआ कि नहीं? हाँ सर। तो चालू किया है। अरे तुम लोग बहुत मजे लेते हो ना, तुम लोग क्लास तो आओ, फिर मैं तुमको बताऊंगा। तुम लोग सबको मुर्गा नहीं बनाया ना, फिर मुर्गा दे करके तुम लोग मांग भी दिलवाऊंगा, ठीक है? फिर कोकरोच को बोलोगे, फिर किसी को बोलेंगे वो वाला गाना चला दो, फिर अच्छा लगेगा। अरे लिखा क्या?
आई कलर में डोमिनेंट कलर कौन सा है? ब्लैक। ब्लैक और ब्राउन है क्या? दोनों Brown. ब्लैक, ब्राउन और ब्लैक। ईयर लोब में डोमिनेंट करेक्टर कौन सा है? लूज। हैं? लूज? फ्यूज। फ्यूज डोमिनेंट है लगना। फ्यूज रिसेसिव होगा। सर लूज लूज मतलब वो दूसरा क्या होता है? अरे लूज क्यों बोल रहे हो? फ्यूज बोलो ना। तो क्या बोलते हैं उसको? फ्यूज या फ्री? फ्री। फ्री फ्री। हाँ, फ्री क्या है? डोमिनेंट है, आगे ना। यस अच्छा, सर। हेयर का पैटर्न में कौन सा डोमिनेंट है? क्या सर? क्या? हेयर, हेयर, बाल। कर्ली। कर्ली क्या है? कर्ली डोमिनेंट। डोमिनेंट। तुम्हारा कर्ली हेयर है क्या? रितिका, किसका? रितिका, रितिका मेरे का पास स्ट्रेट है। स्ट्रेट है ना? तो फिर कैसे बोला कि आप सर ये डोमिनेट होता है डिंपल के लिए, कि सब में पाया नहीं जाता? तो वो तो आपने डिम्पल के लिए पूछा था ना, मैं तो बोला ही नहीं हेयर पे कुछ। अरे चलो कोई नहीं, चलो लिखा कि आगे बढ़ा क्या? तुम लोग कुछ भी सोच लेते हो। जिन्हें आपको समझ में आ रहा है हम लोग क्या क्या बात कर रहे हैं, कौन सी दुनिया की भाषा बोल रहे हैं? हाँ सर। पता सब है ये ना? चार्ट होता है क्या? मतलब ये कैरेक्टर्स का ये नहीं देखा मैंने। क्या बोल रहे हो? चार्ट? सब मतलब कौन सा फीचर डोमिनेंट होगा, कौन सा जो रेसिस्ट। कुछ फेमस की बात है, चिक की बात करते हैं, रोलिंग ऑफ टर्न की बात करते हैं, आरएच फैक्टर की बात करते हैं, आगे ना स्किन पिगमेंटेशन हो गया, आई कलर हो गया, ईयर लो हो गया, हेयर हो गया, और डिंपल, ये सब के सब हम लोग बात करते हैं ना। इन्हीं सब इसी के बारे में मैक्सिमम बात होती है। तो डिंपल आपका होता है डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट जब होगा ना, जब किसी का अवेलेबल होगा। जिनके पास होती है तो उनके बच्चे में होगी। अब जरूरी नहीं कि अगर डिंपल में, अच्छा, डोमिनेंट होने के लिए उनके बच्चों में जाने के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि उसका होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है। अगर ये होमोजाइगस है तो उसका बच्चा डिंपल होगा ही होगा। अगर ये हेटेरोजाइगस है, अगर उसके बच्चे में डिंपल नहीं है, इसका मतलब समझ लेना क्या है, वो हेटेरोजाइगस है। बात समझ में आ रही है? तो होमोजाइगस कंडीशन कभी भी छोड़ता नहीं है, बड़ा कमबख्त होता है वो। सर लेकिन अगर डोमिनेंट है तो हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करना चाहिए ना? बेटा मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो कोई पेरेंट है, मान लो कोई हाँ पेरेंट है, पेरेंट है। किधर गया ये, कोई पेरेंट एक्स वाई है ना, या कोई एक्स एक्स है, या मान लो कोई ए है। अब ये तो होमोजाइगस पे है, इसका पॉसिबिलिटी ये भी है, तो इसको डोमिनेंट होने के लिए ये वाला दोनों होना जरूरी नहीं है। इसके जो बच्चे आएंगे, इसके जो बच्चे आएंगे, अगर किसी के पास ए गया उसको कहाँ से मिलेगा? अगर जिनके पास कैपिटल ए तो उसको मिल जाएगा। समझे क्या? हेटेरोजाइगस है मतलब। हाँ, अगर ये हेटेरोजाइगस, अगर ये वाला कंडीशन है तो उनके को सारे बच्चे में आएंगे, चाहे अगला वाला हाँ पार्टनर हाँ के समझा। पास हो या ना हो। एक ही पार्टनर में हो जाएगा, दोनों पार्टनर होना जरूरी नहीं है। अगर दोनों पार्टनर में स्मॉल स्मॉल है, और आपको पता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा डोमिनेंट में ही एक्सप्रेस करता, चाहे तो इस तरीके से हो या इस तरीके से हो। अगर कैपिटल वाला होगा ही नहीं तो कहाँ से एक्सप्रेस करेगा? हाँ सर। समझे क्या? यस। जल्दी लिखो। सर हाँ सर। सर फोन में स्विच ऑफ होने जा रहा है, मैं लीव करके दूसरे से ज्वाइन। ठीक है, ठीक है, ठीक। सर लेकिन ये जो फीचर्स है हमें ऐसे में पता चलने वाला, मतलब लर्न करना पड़ेगा ना, ये जो फेमस वाले। फेमस वाला नहीं, इसके लिए वो करते हैं हम लोग, पेडिग्री चार्ट पढ़ते हैं ना। तो मैं पेडिग्री के हाँ लिए ना अलग से न्यूमेरिकल बेस में एक लेक्चर रखूंगा, और वो यूट्यूब में भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है? सर वो पेडिग्री क्लियर नहीं है मेरा सर। हाँ, तो हम लोग सिर्फ उसको पढ़े हैं कि कैसे कैसे जानते हैं, उसके लिए भी न्यूमेरिकल नहीं किया हम लोग, अच्छा। बोर्ड में पढ़े ना, भी जस्ट कुछ दिन पहले पढ़ा था। कौन सा चैप्टर है ये? हाँ, जेनेटिक्स। आप लोग ना, जेनेटिक्स का कौन सा चैप्टर है ये? 5th चैप्टर। अरे यार तुम कितना बड़ा बुद्धू हो यार, तुम्हें ये नहीं पता? तो पढ़ाई नहीं है तो किधर से पता चलेगा? स्कूल में नहीं पढ़ा है? सर अभी स्कूल में स्टार्ट जाता। करेंगे, अमिता मैम स्टार्ट करने वाली है नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, हाँ कल से। चलो अच्छा है। आप लोग पढ़ो जेनेटिक्स, हम पढ़ेंगे एनिमल, जानवरों की दुनिया, ठीक है ना? आगे बढ़ूं क्या? यस सर।
ये नीचे वाला हो गया था क्या? कहाँ तक लिखे बताओ? ये वाला देखो, जो आपका पहला यूनिट है ना 12th में है, ये थोड़ा ना इजी है, मार्क्स स्कोरिंग है, थोड़ा सा इजी है, ठीक है क्या? हल्का सा पढ़ करके आप अच्छे नंबर ला सकते हो पहला 4 चैप्टर में। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होता जाएगा, ठीक है क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं नितिन। नॉर्मल। अरे ये अपना ही तो चैप्टर है, आपके लेवल का क्वेश्चंस नहीं था उसमें। क्या तो आपने इतना कंटेंट में दिया है ना, उतना उतने लेवल तक का नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा मेरे नहीं को। सर, फिंगर टिप्स में अच्छा खासा दिया है इसका क्वेश्चंस, नहीं टफ नहीं, क्वेश्चन है। कल कल कहीं ऐसा बोला कि अरे यार एमएन सर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, ये इतना कुछ होता है इसके अंदर, ये तो पढ़ाना पड़ेगा ना। नहीं सर, मतलब बोला आपको, बस इतना वो डिफिकल्टी लेवल नहीं लगा मुझे। नहीं आपको देखो हर चैप्टर में आपको एनसीईआरटी ही पूछेगा, बायोटेक पढ़ने वाला हाँ, बायोटेक। अच्छा आप लोगों को चैप्टर मालूम चल गया मैं कौन सा पढ़ाने वाला हूँ? एनिमल किंगडम, हाँ सर, 12th का जूलॉजी ना पूरा। जूलॉजी का। zoology का पूरा, नेक्स्ट क्या पढ़ाने वाले? हाँ। सर इस यूनिट के बाद क्या पढ़ाने वाले? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो मतलब ये यूनिट के बाद उसके बाद कौन सा? उसके बाद हम लोग का वो आएगा ना, फूड एनहांसमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, या उससे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आएगा, ह्यूमन हाँ हेल्थ सर। एंड डिजीज। देन फिर आएगा एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग मैम पढ़ाएंगी। देन हम लोग पढ़ेंगे फिर क्या, माइक्रोस इन ह्यूमन वेलफेयर, जहाँ पे आपको मैं अच्छा अच्छा पनीर खिलाऊंगा, ठीक है? एक्चुअल में नहीं, मतलब इमेज, आपको ऐसा अनुमान करना है कि पनीर खा रहे हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, बायोटेक। फिर मेरा काम खत्म। सर इवोल्यूशन भी पढ़ोगे ना? हाँ हाँ, इवोल्यूशन भी आएगा। इवोल्यूशन जेनेटिक्स में, मतलब जेनेटिक्स वाले टॉपिक में लास्ट चैप्टर है। तो मतलब जूलॉजी का ज्यादा चैप्टर्स है क्या 12th में? जो भी है मेरे लिए सब आसान है, मुझे जूलॉजी मिले, बॉटनी मिले, केमिस्ट्री मिले, फिजिक्स मिले, सब पढ़ाता हूँ। समझे क्या? हाँ सर। मौका मिलेगा तो मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, पर मिला नहीं। तो हमारा फायदा कर नहीं रहेगा। हाँ, तो मैथ्स तो नीट वालों को क्या बेसिक बेसिक मैथ्स करा सकता हूँ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये बता सकता हूँ। हाँ जी, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो लोग कम टाइम में क्वेश्चन करते हैं ना, पता है वो लोग क्या करते हैं? तो लोग पेन कम चलाते, दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। समझे क्या? तो क्वेश्चन को देखते हुए अनुमान लगाते हैं कि अच्छा ये है तो ये क्या, अगला स्टेप क्या होगा। जैसे मान लो कि मोल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मतलब वहाँ पे मोल्स का यूज है, तो उस वहाँ पे अलग से वो मोल्स निकालेगा नहीं, मोल्स को वर्बली कैलकुलेट कर लेगा। मान लो नंबर ऑफ एटम्स भी निकालना है तो वो अपन वर्बली ही कलेक्ट कर लेगा। फिर देखेगा ऑप्शन में क्या कह रहा है। इतना सोचते पहुंचते पहुंचते 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड का क्वेश्चन कर लेता है। समझे क्या? ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है कि कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करूं और सही हो। ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है जो कि सबको नहीं आती। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एक कोटेशन कि कॉमन सेंस इज ए सेंस विच इज नॉट कॉमन टू ऑल, लेकिन नाम क्या रखे हैं, कॉमन सेंस। अरे हुआ कि नहीं? एक सवाल पूछो क्या, स्पर्म डिफर्स फ्रॉम एग इन हैविंग, सुनते भी रहो लिखते भी रहो। Sperm differs from egg in having option 1 power of motility, option 2 no stored food, option 3 more in numbers, option 4 all of the above। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। ऐसे ही सवाल पूछेंगे, लल्लू लल्लू सा सवाल आगे ना। एक सवाल और पूछो क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर्स इन, कौन से प्रोसेस में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? रीट टेस्टिस, सेमनिफरस टेब्यूल, सेप्टुला टेस्टिस, मीडिया स्टिनम टेस्टिस।
सेमीफेरस ट्यूब। सेमीफेरस ट्यूब। सबको क्लियर है क्या? ऐसे सवाल पूछेगा यार, कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा वो। How many polar bodies are produced during the entire process of oogenesis in an unmarried human female? 1 polar body। 1। का कितने पोलर बॉडी होंगे? 1 क्यों? सर, क्योंकि दो होंगे सेकंड ना। पोलर बॉडी तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेगा ना। हाँ सर। लेकिन ध्यान दे, हर साइकिल में एक एक पोलर बॉडी बनती रहेगी, आगे ना? हाँ सर। दूसरा पोलर बॉडी होने के लिए मैरिड या मैटिंग होना जरूरी है। आगे बढ़ो के बताइए। हाँ सर। पक्का? चलूंगा पढ़ने में। आज तुम तो थोड़ा एनर्जेटिक नहीं लग रहा यार। टेंशन में क्या सब लोग हो गया आप लोग? अरे कोई टेंशन में हो आप लोग? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। सर हाँ सर। सर मंडे से ना हमारा PT1 का एग्जाम स्टार्ट होगा थियोरी टेस्ट में। किसका? स्कूल का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है मंडे से। तो उसमें क्या क्या बताइए, क्या करना पड़ेगा मुझे? नहीं सर, मतलब बता रही हूँ, उसमें बायोलॉजी के 4 चैप्टर्स आएंगे। कौन कौन से? फर्स्ट यूनिट के जो भी है सारे। आपको पढ़ना है क्या? हाँ सर, ऑलमोस्ट हुआ है कवर, थोड़ा बाकी है। तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना क्या? हाँ सर। अरे हुआ क्या? हाँ सर। सबका हो गया? हाँ सर। अगला पॉइंट लिखिए, डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ कि ना? डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन बताएगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कोई है क्या समझदार? स्पर्मेटोजेनेसिस में 1 से 4 बनता है और oogenesis में 1 से 1 ही बनेगा। पक्का? हाँ। सो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव राइज टू। अच्छा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी oocyte दोनों जगह है, हाँ कि ना? बस फर्क आएगा स्पर्मेटोसाइट और oocytes का। बात क्लियर है क्या? सो इन केस ऑफ मेल, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर लेना, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट्स, हाँ कि ना? वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव राइज टू 4 स्पर्मेटोजुआ, जो आगे चल के क्या बनाएगा? स्पर्मेटिड, देन फिर क्या बनाएगा? स्पर्म्स बनाएगा। बट वन प्राइमरी oocyte फॉर्म्स ओनली 1 ovum। बात समझ में आ रही है क्या? व्हेन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स, its cytoplasm is equally distributed in between them। बात समझ में आ रही है क्या? In between the secondary spermatocyte। However, when the primary oocytes divides, almost all its cytoplasm goes to the daughter cell which forms the secondary oocyte। समझे क्या?
तो मैक्सिमम अमाउंट किसके पास जाएगा? उसके पास जो कि एग बनाने वाला है। समझ में आई क्या? और मिनिमम या नहीं के बराबर किसके पास जाएगी? सेकेंड पोलर बॉडी के पास। लेकिन इन केस ऑफ मेल दोनों जगह इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। All the daughter cell, all other daughter cell means we can say other daughter cell, the first polar body which forms and receives half of the chromosome, means we can say a complete half set of the chromosome of the primary oocyte, but almost no cytoplasm. इसीलिए वो क्या होता है? डीजेनरेट हो जाता है। बात सबको समझ में आई क्या? हाँ सर समझा। हाँ, ये वाला पॉइंट अगर मैं लिखता ना तब तक मैं लिख ही रहा होता। समझे क्या? ये स्लाइड का प्रीपेड होने का ये फायदा है। अब बीच में आपको डाउट लगे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, ठीक है? हाँ सर। थोड़ा ये और थोड़ा हम लोग इसको डिजिटलाइज करेंगे इसको। आप लोगों के लास्ट आप लोगों के जाने से पहले पहले ही हो जाएगा पूरा, मतलब फुल्ली डिजिटलाइज। समझे क्या? तो पूरा डायग्राम के साथ पूरा वेल प्रिंटेड वे में कोशिश कर रहा हूँ मैं, मतलब ताकि बच्चों को फील आया है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। स्पर्मेटोसाइट जो पिक्टोरियल होते हैं ना एजुकेशन, दैट इज मच मोर बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। समझे क्या? लिखा क्या? ऐसा लगता है आज हम लोग एनर्जेटिक नहीं है, सबको नींद आ रही है। बहुत दिनों में पढ़े इसलिए नहीं क्या? हेलो, नहीं सर ऐसा कुछ। तो संडेज में जूलॉजी कब होगा, मतलब इवनिंग्स में होगा कि मंडे में मॉर्निंग्स में? जो 12th वाला पोर्शन है वो तो इवनिंग में ही चलेगा, 4 तक से, ठीक है? और 11th का जूलॉजी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मॉर्निंग पार्ट पढ़ेंगे। सर वो आलम सर ग्रेविटेशन में पढ़ा है, मतलब ऑनलाइन यूट्यूब पे। किस टाइम? सर मतलब वो सर ने बताया नहीं है शेड्यूल, बट सर कभी भी मतलब डाल सकते हैं अगर उसका। सर का यूट्यूब में ना, हाँ हाँ तो यूट्यूब में तो सर इवनिंग में लेंगे, इवनिंग में 2 बजे के बाद ही लेंगे, हम मॉर्निंग में लेंगे उसको। अच्छा, अगर सर लेक्चर कॉलेज का है हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है? अगर लेक्चर कॉलेज कर रहा है तो छोड़ देंगे ना। आगे बढ़ो क्या? सर 1 मिनट बस, ऊपर का तो दोनों पॉइंट्स दिखे हैं ऐसा था। क्या हुआ? नहीं सर ठीक। बोलते तो पूरा बात है, वरना बोलो ही मत, समझे क्या? तो मैंने बोला ठीक है ये पोजीशन। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अच्छा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओवरी को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओवरी इज नोन एज
सर आई डोंट नो ना दिनार आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या ऑब्लिक हम लोग पढ़ रखे हैं तो जोना पेलुसिडा जोना पेलुसिडा वाओ नहीं ओवरी का नहीं है वो तो आपने एक का बोलना चाहा एग जोना पेलुसिडा जोना रेटिकुलरिस एनीवन जर्मिनल कुछ नाम था क्या ग्रान्यू जर्मिनल एपिथेलियम याद आया क्या हाँ और उसका इनर वाला टुनिका टुनिका albuginea टुनिका एल्बुजिना इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ओवरी एंड आउटर मोस्ट क्या हो गया जर्मिनल एपिथेलियम आगे ना ये जो आपके पास टुनिका एल्बुजिनिया होता है इट इज मेड अप ऑफ WFCT WFCT का मतलब क्या व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बात समझ में आ रही है हेलो हाँ सर कुछ बच्चे ना बहुत ढीठ होते हैं ना जिनको एक बार कह दिया जाए कि भैया कैमरा ऑन रखना है पर पता नहीं क्यों शर्माते हो कैसा कि हम कहीं पे शूटिंग करने के लिए आए हैं या लोग देख लेंगे तो शिकायत हो जाएगी पता नहीं क्या है कुछ बच्चे हैं मैं इसका नाम नहीं ले रहा ओबीसी जो कैमरा बंद रखा है मैं उसी बात कह रहा हूँ समझे क्या इशारों में मैं कुछ कह गया जिनको समझना हो समझे जिनको नहीं समझना हो ना समझे अभी भी एक बेशरम बैठा हुआ है 2-3 दिन बेशरम है खा रहा हो ये खाने का टाइम है तेरा दुकला इसलिए तो सब बगलो वाला तुम लोग अभी क्लास कब से कर रहे हो सब भूख तो इससे पहले क्लास था उसका तुम्हारी जिम्मेदारी बोलना तुम भी खा रहे हो क्या अरे आगे बढ़ो क्या तुम अपना जिम्मेदारी लो अरे आगे बढ़ो बताओ हाँ सर अच्छा इसको हम लोग पढ़ने से पहले इसको हम लोग थोड़ा कंप्लीट करते हैं ना ये क्या हो गया दिख रहा है क्या आप लोगों को हाँ बात करें थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम के बेस पे देख लेते हैं हमने क्या बात किया कि आपका जो प्राइमोडियल जर्म सेल होगा क्या होगा प्राइमोडियल जर्म सेल यही तो दिक्कत है सब वेट अ मिनट तो प्राइमोडियल जर्म सेल या हम लोग पीजीसी बोलते हैं इनका प्लेटी लेवल क्या होगा बताइए 2n पे होगा कि नहीं होगा बताइए मतलब 44 प्लस बताइए ना हेलो हाँ 44 plus x प्लस एक्स या XY एक्स एक्स सोच लो हाँ सर हाँ सर रुको यार इसमें पता नहीं क्या होगा इसमें
प्राइमोर्डियल जर्म सेल या पीजी से बोलते हैं। प्लेटलेट लेवल कितने होंगे इसकी? 2n होंगे, हाँ कि ना? मतलब 44 प्लस मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए? XX होना चाहिए, हाँ कि ना? तो हाँ सर। मेरे ख्याल से XY होना चाहिए। तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए बताइए, बताओ स्टूडेंट्स। XX। XX। इट विल बी 44 प्लस XX, ठीक है ना? अच्छा XY क्यों नहीं होगा फरहान? अरे XY क्यों नहीं होगा बताओ। हेलो, फीमेल है ना सर? अच्छा इसीलिए। हाँ तो बात सही बोला है, क्योंकि फीमेल्स की बात कर रहे हैं और oogenesis कहाँ हो रही है? फीमेल्स के अंदर हो रही है। और ऑब्वियसली उसका क्या क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 44 प्लस XX ही होगा, हाँ कि ना? सो ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ oogenesis इट फॉलोज, इट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल बात में पढ़ा। यहाँ थोड़ा हम लोग थोड़ा चार्ट के बेसिस पर लेते हैं। ये फ्रूट चार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये वो वाला चार्ट है जिसको आप पूरा थ्योरी को कम टाइम में इसको आप रिकॉल या रिवाइज कर सकते हो। सो ये वाला जो पार्ट है जहां पर ये विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस ये मल्टीप्लाई करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड दिस मल्टीप्लीकेशन फेज ऑकर इन द एम्ब्रायोनिक लाइफ, हाँ कि ना? सो आफ्टर रिपीटेड डिवीजन द प्राइमोर्डियल जर्म सेल या गैमीट मदर सेल, GMCs बोलते हैं, ग्रांड मेडिकल कॉलेज नहीं, क्या बोलते हैं इसको? गैमीट मदर सेल। अच्छा ग्रांड मेडिकल कॉलेज में ना, पता है आपको, वहां पे मुन्ना भाई MBBS की मूवी की सीन हुई थी, मालूम है क्या आप लोगों को? यस सर। उसके जो हॉल है ना, उसमें मैं गया था तो मैं देखा था वाला हॉल को। तो ओगोनिया है तो क्या बनेगा? प्राइमोर्डियल जर्म सेल या गैमीट मदर सेल से क्या बनेगा? ओगोनिया बनेगा। मतलब ऑब्वियसली माइटोसिस हुआ है तो इसके प्लैडी लेवल में कोई चेंजेस आएगी नहीं, ठीक है ना? तो इनके पास अभी क्रोमोसोम कितनी है? 44 प्लस XX, हाँ। एंड दिस विल ऑकर इन द 25th वीक ऑफ द इंट्रा यूटेरनल लाइफ, जो कि नंबर में कितना होगा? 7 मिलियन। तो जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है, ये कुछ सेल्स डिजेनरेट भी होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? कुछ सेल्स, कुछ जर्म सेल, कुछ उगोनिया क्या होते हैं? डिजेनरेट भी होते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ती है एज, तब क्या होती है? इसीलिए बाद में ये नंबर कम होते होते कहां तक पहुंचती है? मतलब एट प्यूबर्टी इट इज 60 to 80,000 एग्स या ओवम, और यू कैन से सेकंड प्राइमरी oocyte इन ईच ओवरी। बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ सर। सो नेक्स्ट इट फॉलोज ग्रोथ होगी, मतलब अपने साइज बढ़ाएगा। द ग्रोथ फेज विल आल्सो ऑकर इन द एम्ब्रायोनिक लाइफ। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मतलब इंट्रा यूटेरनल लाइफ ये ग्रो करेगा। क्या ग्रो करने के बाद क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte, और इसका प्लेटी लेवल क्या होगा? डिप्लॉइड और हैप्लॉइड? डिप्लॉइड। हाँ, एंड इट इज 44 प्लस XX। तो सवाल यहां तक बन सकता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल या गैमेट मदर सेल या व्हिच फॉलोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन या ओगोनिया या फिर प्राइमरी oocyte, इनका प्लेडी लेवल क्या होती है, हाँ कि ना? और ये कौन से कर, ये वाला टाइम तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि कहाँ कौन से टाइम पे होती है? 5वें महीने पे। कौन से महीने पे? 5th मंथ ऑफ द फीटस, हाँ कि ना? देन इसी प्राइमरी oocyte में क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। एंड दिस इज द फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। क्या है? दिस इज द फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, मतलब मियोसिस 1 का स्टेप शुरू हो गया है। क्लियर है क्या? जैसे जैसे ये स्टेज बढ़ती रहती है, आगे चल के इन स्टार्ट मियोसिस 1 बट इट अरेस्टेड इन द प्रोफेज, और प्रोफेज में कौन सा? डिप्लोटिन। प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन में ये क्या होती है? अरेस्ट हो जाती है, ताकि अगर उस टाइम ये अरेस्ट नहीं होगा तो उस टाइम तो एक बन जाएगा ना। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से सारे का सारा एक इसी स्टेज तक पहुंचा हुआ रहता है। बाद बाकी का डेवलपमेंट कहां पर होगा? प्यूबर्टी के बाद, ठीक है ना? सो द प्राइमरी oocyte मतलब प्रोफेज में इन प्राइमोडियल फॉलिकल। अच्छा हम लोगों ने बात किया था ना, प्राइमरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, उसके अंदर क्या होता है? ये प्राइमरी oocyte होती है, उसके अंदर क्या होती है? सेकेंडरी oocyte होती है। याद है कि नहीं है? याद है सर। बाहर से जो लेयर बनती है क्या बोलते हैं उसको हम लोग? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, याद है क्या? या टर्शियरी फॉलिकल या मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, उसके अंदर क्या होता है? गैमीट होती है, हाँ कि ना? क्या होती है? गैमीट होती है। मतलब कि जो आपके पास oocyte है उसके अंदर क्या होती है? oocytes होती है। और ये सारी चीज हम लोग कहाँ पढ़े थे?
जब हम लोग बात किए थे ओवरी के बारे में, वो सारा पॉइंट उसमें ऐड किया हुआ है, याद है कि नहीं आप लोगों को? हाँ सर। सो द प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, देन फिर टर्शियरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होगी, हाँ कि ना? दिस इज द मैच्योरेशन फेज विच विल ऑकर इन द एम्ब्रायोनिक लाइफ। यहां तक कहां पर हो रही है? एम्ब्रायोनिक लाइफ हो रही है। फिर उसके बाद कहां पहुंचेगा ये? रिप्रोडक्टिव लाइफ, मतलब कहां पर? प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगी। अब अच्छा, पहला जो मियोसिस 1 कंप्लीट कहां पर होगा? ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के दौरान मियोसिस 1 कंप्लीट होगी और पहला पोलर बॉडी रिलीज होगा, जो फर्दर फिर डेवलपमेंट करेगा, फिर एक सर्टेन एज में जाके, स्टेज में जाके क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही सिंगेमी होगी वो फिर सेकंड पोलर बॉडी रिलीज करेगा और मियोसिस 2 भी कंप्लीट करेगा और कुछ टाइम के लिए वो ओवम रहेगा, देन फिर कन्वर्टेड इनटू जाइगोट। याद है कि नहीं? हाँ सर। द मैच्योर फॉलिकल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा अच्छा पहले, अच्छा ये बताओ, पहले ओव्यूलेशन होगा या पहले ब्लीडिंग आएगी? पहले ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन पक्का है क्या? हाँ। ओव्यूलेशन होने के बाद, जैसे ओव्यूलेशन होगा उसके बाद क्या होगा? जो अगर वो इम्प्लांट नहीं हुआ तो दैट, ये जो एंडोमेट्रियम है ये साइक्लिक, मंथली साइक्लिक चेंजेस होती रहती है, मतलब पीरियोडिक साइक्लिंग होती रहती है। अगर उसका मकसद ही यही है कि वो इम्प्लांट करे और प्रेगनेंसी को कॉज करवाए और उसको मेंटेन करे, हाँ कि ना? अगर वो काम होगा ही नहीं तो फिर वो डिजेनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ ब्लीडिंग, वो पूरा मस्कुलर पार्ट टूट करके गिरते हैं, फिर वो नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार होता है। और ये सबके सब क्या होता है? हार्मोनल रिस्पॉन्स की वजह से होता है। इसी की वजह से ह्यूमन के बॉडी के अंदर कुछ टाइम टू टाइम क्या होती है? ह्यूमन फीमेल्स के अंदर क्या होती है? कुछ टाइम टू टाइम तबियत वगैरह खराब, थोड़ा बहुत, या फीलिंग नॉट वेल या अनइजीनेस, इस तरीके से प्रॉब्लम चलती रहती है। हाँ, ज्यादा कुछ तकलीफ हो रही है तो मैं इसका मतलब कुछ ना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है एंड यू शुड कंसल्ट डॉक्टर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या यस सर। यस सर। ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल, देन फिर क्या होता है? द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। यहाँ पे क्या होती है? अनइक्वल साइटोकिनेसिस होती है। वहीं पर मेल्स में क्या हुआ था? इक्वल साइटोकिनेसिस या इक्वल अनइक्वल साइटोकिनेसिस? बताइए। इक्वल। पक्का? एंड दिस विल ऑकर prior टू ओव्यूलेशन। ये वाला कब होगा? ओव्यूलेशन से जस्ट पहले क्या होगा? पहला पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगा और वो क्या कहलाएगा? प्लेटी लेवल एन हो जाएगी और क्रोमोसोम नंबर 20 प्लस 22 प्लस एक्स, और इधर भी कितना हो जाएगा? 22 प्लस एक्स हो जाएगा और प्लेटी लेवल यहाँ पर भी 1 हो जाएगी। तो प्रायर की ओव्यूलेशन होने पे पोलर बॉडी फॉर्म करेगा ना? मतलब ओव्यूलेशन होने के बाद कैसे करेगा? जैसे ओव्यूलेशन होने वाला होगा उससे जस्ट पहले क्या करेगा? क्या रिलीज करेगा वो? हाँ, पोलर बॉडी। पोलर बॉडी। हाँ सर। मतलब जब वो रप्चर होगा क्या? हाँ, ड्यूरिंग रप्चुरेशन। रप्चुरेशन से ही क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। समझे क्या? तो फिर वो डीजेनरेट हो जाएगा ना वहाँ पे पोलर बॉडी। हाँ, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा वो, या कुछ टाइम या कुछ घंटे बाद, या वैसे उसका ओवम का लाइफ ही होता है 2 दिन का, मतलब 24 to 48 आवर्स। इस बीच अगर पॉपुलेशन हुआ या मेटिंग हुआ या इसको सीमेन मिल गया तो, इसको मिल गया तो वो फर्टिलाइज करेगा, नहीं मिला तो वो भी डिजेनरेट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? तो द सेकेंडरी oocyte अपना मेन काम क्या है? सेकेंडरी oocyte से मतलब ये तो गया काम, मतलब क्या बोले इसको हम, ये यूजलेस। क्या है? यूजलेस है और ये डिजेनरेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब बात करते हैं सेकेंडरी oocyte के बारे में। ये अब नेक्स्ट स्टेप ऑफ मियोसिस 2 वो शुरू करेगा, मतलब सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। पहला कहां पर हुआ था? यहाँ पर एम्ब्रियोनिक लाइफ में। ठीक है ना? पहला कहां हुआ था? एम्ब्रियोनिक लाइफ में फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, बट वो अरेस्ट हो गया था डिप्लोटिन के प्रोफेज 1 में। डिप्लोटिन के मतलब प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन में क्या हो गया था? अरेस्ट हो गया था। अच्छा, क्या ऐसा होता है डिप्लोटिन 1 डिप्लोटिन 2 भी होता है क्या? नहीं, क्योंकि एक ही में होता है इसलिए सिर्फ डिप्लोटिन। ठीक है ना? तो प्रोसेस 2 होती है इसलिए पहला का नाम प्रोफेज 1 है। दूसरा माइटोसिस की तरह होता है। हाँ, किसके तरह होता है? सर मतलब वो फंक्शन उसका माइटोसिस की हाँ। तरह ही। तो ये मियोसिस 1 के प्रोफेज है, इसको बोलते हैं प्रोफेज 1। इनके सब पार्ट हैं, दैट इज डिप्लोटिन, हाँ कि ना? तो यहाँ पर क्या होगा? मियोसिस 2 शुरू करेगा, मतलब सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। इट स्टार्ट्स मियोसिस 2 बट अरेस्टेड एट मेटाफेज। यहाँ पर कहाँ हुआ था? प्रोफेज में। तो याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था पी मैट,
जैसा ना सी कैट होता है, हाँ सर। हाँ क्या सर। होता है, सी टैट, सी कैट, सी मैट, सी रेट, आगे ना हाँ होता है ना। तो यहाँ पे आता है ना पी मेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो यहाँ मेटाफेज वाले में क्या होती है, अरेस्ट हो जाती है। तो जैसे ही स्पर्म मिलती है तो उसको, उस मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है और एनाफेज को आगे एपीसी लाता में है। कन्वर्ट और फिर करता क्या होता है, फर्दर ओवम की फॉर्मेशन होती है। देन फिर क्या बनता है, वहां से है जाइगोट की जाइगोट। फॉर्मेशन होती है। सो देन सेकेंडरी oocyte एट मेटाफेज इन द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल अंदर क्या होगा, सेकेंडरी oocyte की अंदर प्रेजेंट होगा कि ना। बेसिकली ये हाँ सब क्या है, एक लेयर है ताकि इनको बचाया जा सके। देन फिर रप्चर गया, यहाँ स्पेलिंग में कुछ मिसप्रिंट है, लिख लेना रप्चर। इतना कॉमन सेंस तो है आप लोगों के पास। सुजल तो सो रहा है क्या? जम्मू नहीं सर, जम्मू तक जाओ जाओ जाओ। नहीं सर, बिल्कुल भी नींद नहीं आई है। मैंने गलत देखा क्या? वो ऐसे क्या रहूंगा तो वो आँख बंद हो गया है। अच्छा, रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, जहां से क्या होगा, सेकेंडरी oocyte का रिलीज रिलीज हो होगा। जाएगा। द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द मेटाफेज फ्रॉम द ओवरी, दैट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन के बाद ये सारा चीज होता है, विद द हेल्प ऑफ सीलोम, उस कैविटी के साथ से। बात समझ में आ रही क्या? द सेकेंडरी oocyte जो जिस मेटाफेज में अरेस्टेड है इन द फेलोपियन ट्यूब, अभी भी वो इसी स्टेज में अरेस्टेड है, हाँ कि ना। हाँ अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन यस हुआ, पहले हम नो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देन आफ्टर 2 days द सेकेंडरी oocyte एट विथ मेटाफेज इट विल बी डीजेनरेट, degenerates. डीजेनरेट नहीं, डीजेनरेट, हाँ कि ना। हाँ अगर सर। फर्टिलाइजेशन हुआ at the time of fertilization due to penetration of sperm breaking down of metaphase promoting factor, मतलब metaphase promoting factor and synthesis of APC anaphase promoting complex, तो यहाँ पर क्या होगा, अनइक्वल साइटोकिनेसिस होगा और क्या बनाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी, जो कि क्या हो जाएगा, डीजेनरेट। और ये काम बनेगा, ऊटीट बोलते हैं या ओवम बोलते हैं। क्या अभी भी आप इसको सेकेंडरी oocyte कह सकते हो? अच्छा, अभी कैसे कह सकते हो? नहीं सर, अभी नहीं नहीं, कर अभी ओवम कलर सकते। बॉडी हो कहेंगे। गया ना। अब अभी क्या ओवम। कहलाएगा, ये ओवम कहलाएगा, ये ओटिट कहलाएगा। देन फर्दर जाइगोट की फॉर्मेशन जाइगोट। होगी। यस सर, बात समझा। समझ में सबको समझा आई सर, क्या? समझा। हाँ हाँ सर। सर। अच्छे से आई? हाँ हाँ सर। जीनत की आवाज नहीं आ रही है, तनुश्री की आवाज नहीं आ रही है, फरहान की आवाज नहीं आ रही है, तो भूमिका? मैंने बोला यस सर। अच्छा, आपने बोला। भूमिका आपने? यस। अरे समझा कि नहीं यार? हाँ सर। देखो, इससे हलवा चैप्टर कहीं नहीं मिलेगा आपको। सिंपल सिंपल सा है, सिंपल लाइन में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ह्यूमंस के बारे में ना, ह्यूमंस के बारे में पढ़ना आसान होता है कि ना। हाँ सर। दिमाग है, हाँ दिमाग सर। में ग्लैंड, हेड पे पैलियन ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एंटेरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है, ओवरी होता है, टेस्टिस होता है, स्टोमक होता है, लीवर होता है, पेंक्रियास होती है, इंसुलिन होती है, ग्लूकागॉन होती है, और क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ईसोफेगस होती है, सेलिवरी ग्लैंड होती है, और क्या होती है, बस करो सर। तो ये सब अपना ही चीज है ना। तो अपना चीज को कौन भूलता है, हाँ कि ना। तो बहुत इजी हाँ वाला सर। चीज है, इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, हाँ कि ना। जैसे Yes, जैसे sir. आप लोग अच्छा इंटरेस्ट पढ़ते जाओगे, इससे बेहतरीन चीज आती जाएगी। और एमएन सर आप लोगों को यूं ही आराम करने नहीं देंगे, ठीक है। आप लोग बहुत सही जगह पर आए हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो और पहले का, सेकेंड हाँ बोलो बोलो। सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ ना, हाँ सर, सेकेंडरी वो oocyte एक ओव्यूलेशन हुआ और फिर दूसरा डिवीजन कहाँ पे हुआ उसके बाद? दूसरा दिन कहाँ हुआ, मैं बता रहा हूँ, वेट 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 वेट, यहाँ से दूसरा डिवीजन शुरू हो गया ना। अच्छा, म्योसिस 1 मेरे ख्याल से, आई थिंक, मैं मुझे तो आता नहीं, मुझे सेल साइकिल सेल डिवीजन आता नहीं है ना। मैं थोड़ा सा, मैं जो मैं सुना हूँ मैं बता रहा हूँ। कहाँ सुजाल, मुझे कुछ आता नहीं, ठीक है ना। तो मैंने सुना है कि म्योसिस 1 के भी कुछ स्टेप होते हैं और म्योसिस 2 के भी कुछ स्टेप्स होते हैं ना। तो अगर यहाँ से म्योसिस 2 अगर शुरू हुआ होगा तो कहीं ना कहीं जगह एंड तो हुआ होगा ना। तो यहाँ पर कहीं हाँ। शुरू हुआ है, आगे चलते चलते यहाँ पे आके वो कंप्लीट हो गया कि ना। मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये यहाँ पर कंप्लीशन हो गया। तो यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। अब समझा क्या? फिर भी मैं कह रहा हूँ, मुझे सेल साइकिल सेल डिवीजन नहीं आती। अरे कहाँ चला गया ये,
ये भागता क्यों है? वो अभी देखो ना, ये वो ओव्यूलेशन पे एक था और उसका कुछ और है क्या, मतलब ग्राफियन फॉलिकल ऐसा कुछ दिया।